हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप सभी? और जूनियर जीआईसी टीजीटी पीजीटी जिसके लिए भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की आवश्यकता होती है, उसकी सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। चलिए, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों के बहुत से सवाल हैं, बहुत से जवाब मुझे देने हैं। ऑन एंड अप्रॉक्स सभी लोग मुझसे जो हैं कि ये क्लासेस पेड हैं या क्या है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, नोट्स का समथिंग समथिंग। तो जो भी आपके सवाल हैं, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू दीज थिंग्स, आप लोग कल मुझसे लाइव जो है वो क्वेश्चंस पूछिए और उनके जवाब मैं आप लोगों को दूंगी। कल रात को 9 बजे मैं लाइव आऊँगी और आप लोग मुझसे जो है जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू दीज थिंग्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फ्री टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, तो ऐप पर पहला टेस्ट एंग्लो सेक्सन और नॉर्मन एज का अपलोड हो चुका है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें से आप टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल इस बात से बेफिक्र रहिए कि अगर आप एक बार हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो हम आपके पीछे पड़ जाएंगे कोर्स परचेज करने के लिए, ऑल दैट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने आपसे कहा है कि आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो अपनी अपनी तैयारी के लिए दीजिए। क्योंकि देखिए, मेरे पास मैं पढ़ा के तो जो है वो आपको जितना टाइम दे सकती हूँ पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बोर्ड पे लिख लिख के क्वेश्चंस करवाने शुरू कर दूँ तो वो बहुत टाइम ले लेंगे और मैं इतने कम समय में आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाऊँगी, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया। तो आप ऐप पर टेस्ट दे सकते हैं, टाइमर उसमें होता है, आप देखें और उसमें ऐप पे आप टेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था 2 दिन में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। मैंने पीडीएफ आज बनने के लिए दे दी है, तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी टेलीग्राम में हो दिया है। फिर दोबारा से कह रही हूँ ना, ऐप डाउनलोड करने में कोई आपसे हम पैसा मांग रहे हैं, ना ये क्लासेस आगे जाके जो है वो हम इन्हें पेड में बदल देंगे। चल रही है मेरी पेड क्लासेस, मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहूँगी कि भैया 10 दिन के बाद मैं आपसे कुछ कहूँ, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा एक एफर्ट है, आपको पसंद आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए। तो चलिए, और बाकी आपकी जो भी मुझसे सवाल हैं, मैं कल रात को 9 बजे लाइव आऊँगी, आप मुझसे सवाल पूछिएगा तो मैं आपको जवाब जो है वो दूंगी। ठीक है, चलिए। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेनेसांस जो है वो दिख रहा होगा। आज इस पे ना मैं बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप अगर ये सोच रहे होंगे कि रेनेसांस में मैं रेनेसांस जो शुरुआत कर रही हूँ वो इटली के उससे बताते हुए आपको चलूँगी, और उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगी। फिर आपको हम लोग पढ़ेंगे बाइबल का ट्रांसलेशन कब कब जो है वो हुआ, रिफॉर्मेशन क्या था, उसके बाद एलिजाबेथन एज के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। बाइबल का ट्रांसलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, कब कब किस किस ने करा, रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में। और इससे पहले कि इटली को जब इटली में रेनेसांस की शुरुआत मानी गई, फ्लोरेंस जो है वो हब माना जाता था, तो वहाँ से इंग्लिश लिटरेचर पर उसका क्या असर हुआ, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। द लेक्चर इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग इफ़ यू फाइंड इट सो। तो प्लीज़ लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेनेसांस, सबसे पहले रेनेसांस के बारे में समझिए। देखिए, रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ। और रीबर्थ किसका? इट वॉज द रीबर्थ ऑफ न्यू लर्निंग। न्यू लर्निंग कौन सी? वो न्यू लर्निंग जो ग्रीस और रोम से आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ग्रीस एंड रोम की लर्निंग के बारे में बात यहाँ पे क्यों कर रही हूँ। देखिए, जब मैंने आपको चौसर की एज पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चौसर की मृत्यु के उपरांत जो युग था, मध्यकालीन युग, जिसमें सिर्फ पोप्स का ही जो है वो बोलबाला था, वो एज थी, पेंडेमिक्स आए थे जो है जैसे ब्लैक डेथ
और जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें जो है जब ये ब्लैक डेथ की वजह से बहुत से जो है वो पादरी मारे गए थे, तो उसके मर गए थे, मारे गए थे नहीं, मर गए थे। तो कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हायर और उस पर बैठ गए थे, उच्च पदासीन हो गए थे पोप इसमें चर्च वगैरह में। और उसके बाद जब वो उच्च पदासीन, तो कहते हैं ना कि अगर बंदर के हाथ में तलवार दे दोगे तो वो तो गर्दन ही काटेगा। तो उस यही हुआ था, दिस सो हैपेंड विद दोज पीपल कि व्हेन दे हैड द अथॉरिटी देन दे जस्ट फोर्स देयर अथॉरिटी ओवर पीपल। उन्होंने अपनी अथॉरिटी को लोगों पर फोर्स करना शुरू किया। ये युग था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई विक्लीफ ने। विक्लीफ के फॉलोअर्स को विक्लीफ ने ट्रांसलेशन बाइबल का मांगा, जिस करने की बाइबल का ट्रांसलेशन किया। जो उसको मानने वाले थे लॉलार्ड्स, उनको जो है इस चेंज लाने के लिए उनको जलवा के मरवा दिया गया। लेकिन ऐसे कोई चीज़ रुक थोड़ी ना जाती है। तो अब रेनेसां क्या हुआ कि रेनेसांस क्या था कि बहुत लंबे समय से जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो इटली की तरफ प्रस्थान जो है वो कर रहे थे। रेनेसांस फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है रीबर्थ, एंड रीबर्थ ऑफ द क्लासिकल रोमन एंड ग्रीक लर्निंग। अब क्लासिकल रोमन एंड ग्रीक लर्निंग को न्यू लर्निंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो लर्निंग है जो भगवान पर, थियोलॉजी पर ध्यान नहीं देती, जो ह्यूमनिस्ट लर्निंग है। ह्यूमनिस्ट लर्निंग का मतलब होता है कि जिसमें ह्यूमन जो है वो फोकल पॉइंट होता है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन पर केंद्रित होती है। उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमनिस्टिक लर्निंग। तो ये जो लर्निंग थी रेनेसां की, ये थी ह्यूमनिस्टिक लर्निंग। इटली होम था, इटली वॉज द होम ऑफ रेनेसांस, जहाँ से ये शुरुआत हुई। आप कह सकते हैं कि क्या मतलब ये था ही, इटली होम था रेनेसांस का। और आपको पता है दांते लास्ट रिप्रेजेंटेटिव था मेडिवल एज का। अब क्यों था ये भी जानिए। दांते ने एक वर्क लिखा है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें दांते जो है वो हेवन, हेल, परगेटरी इनके बीच में जो है वो घूमता है। तो उसने उसमें हेवन हेल का कॉन्सेप्ट एंड थियोलॉजी वो दिखाया है। लेकिन दांते के बाद, इटालियन राइटर, दांते के बाद पेट्रियार्क आया। पेट्रियार्क ने उन ग्लूमी सब्जेक्ट्स को हटा के मानव संबंधित सब्जेक्ट्स पर जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करा। तो हम ये कह सकते हैं कि पेट्रियार्क एंड बोकाचियो ये सबसे पहले ह्यूमनिस्ट हैं। इसके अलावा अब जब यहाँ तक आ गया तो इसके अलावा एक और इवेंट हुआ जिसने रेनेसांस को जन्म दिया, और वो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 में टर्क्स ने आखिरकार बाइजेंटियम की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में कर लिया। और जितने भी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ ली इटली में, और इटली में भी उन्हें कहाँ जगह मिली? फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस की एक फैमिली थी, मेडिकी फैमिली, जिन्होंने इन्हें आश्रय दिया। तो आप सोच रहे होंगे इससे क्या हुआ कि जब ये लोग आए और इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में और उनमें पढ़ाना शुरू करा, यू वोंट बिलीव कि इटली के जो स्टूडेंट्स थे, फ्लोरेंस के जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के, वो उनके ऊपर ऐसे जो है वो उनके ऊपर थ्रॉन्ग करते थे जैसे कि गुड़ से मक्खियाँ चिपकती हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वही ओल्ड स्कूल वाली चीज़ें, वही फिलॉसफी, वही थियोलॉजी पढ़ाई जा रही थी। जिन लोगों के उन्होंने केवल नाम सुने थे, ओविड, एरिस्टोटल, होमर, उन लोगों को वो वाकई में उनको जो है उनकी वर्क्स को पढ़ पा रहे थे। बहुत से लोगों ने इसका प्रोटेस्ट भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है वो कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए फ्लोरेंस को कहा जाता है कि फ्लोरेंस सेंटर था। रेनेसांस का जो सेंटर था वो कौन सा शहर था? दैट वाज फ्लोरेंस। चलिए, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी चीज़ें मैं लिख भी दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। इटली में इस दौरान मोस्ट फेमस प्रोडक्शंस हुए। अभी जो मोस्ट फेमस प्रोडक्शंस थे इनमें सबसे पहले था
एरिस्टो ने लिखा ऑरलैंडोस फ्यूरियोसो। अब आप सोच रहे होंगे हम यार इटली के रेनेसां से हमको क्या लेना देना, तो लेना देना है, क्योंकि ऑरलैंडो फ्यूरियोसो जो कि एरिस्टो ने, जो कि एक इटालियन राइटर था, वो लिखा, या ऑरलैंडो फ्यूरियोसो को शेक्सपियर ने अपना सोर्स बनाया है मच अडो अबाउट नथिंग में। अगर ये लिखता ही नहीं तो शेक्सपियर के प्ले का सोर्स कहाँ से बनता। उसके बाद है टेसो ने लिखा है यरूशलेम डिलीवर्ड, ये भी एक बहुत फेमस पोएम है। और उसके बाद आता है बेंडेलोस टेल्स। बेंडेलोस टेल्स तो शेक्सपियर ने अपने कई प्लेज में इसको सोर्स के रूप में यूज़ किया है। सिम्बलीन में क्लॉडियो का सब प्लॉट, क्लॉडियो का सब प्लॉट जो कि मच अडो अबाउट नथिंग में है, रोमियो एंड जूलियट, ट्वेल्थ नाइट। तो आप देख रहे हैं रेनेसांस का जो वर्क थे इटली के, उनका रिलेशनशिप कैसे शेक्सपियर, जो कि हम आगे इसके पढ़ेंगे एलिजाबेथन एज में, कैसे रेनेसांस ने प्रभावित करा। और उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज़ पर अटकते हैं कि ये सिंथियो कौन है और ये जो है सिंथियो कौन है जिसमें। तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं, सिंथियो ने लिखी हैं 100 टेल्स जिन्हें हेकेटोमिथी भी कहा जाता है। और ये जो सिंथियो की टेल्स हैं ये शेक्सपियर के ऑथलो एंड मेजर फॉर मेजर का जो है उसके सोर्स हैं। और इसी का ही नाम, सिंथियो का नाम है जियोवनी बतिस्ता जिराल्डी, जिसका निक नेम है सिंथियो। ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स ने भी पूछा था कि मैम ये सिंथियो ने लिखा है कि जियोवनी बतिस्ता जिराल्डी ने लिखा है। तो जियोवनी बतिस्ता जिराल्डी का ही निक नेम है, क्या है, सिंथियो। अच्छा चलिए, ये तो यहाँ तक बात हुई। तो ये इटली से अब रेनेसांस जो है वो चलता हुआ आया इंग्लैंड में। कब आया इंग्लैंड में? ये आया विद द राइज ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी 1485 में हेनरी 7 के राजा बनने के बाद रेनेसांस स्वीप करा, मतलब आया। हालांकि रेनेसांस को हाइट तो मिली एलिजाबेथ के एज में, लेकिन रेनेसांस आया। और 1485 में ट्यूडर डायनेस्टी से रेनेसांस, यानी कि आप मान सकते हैं लेट 15th सेंचुरी में रेनेसांस एंटर्ड इन इंग्लैंड। अब इसमें क्या बाइबल का क्या योगदान है, जो ये मैं आपको बताऊं कि रिफॉर्मेशन की हेनरी 7 ने अपने बेटे हेनरी 8 की शादी जो है वो प्रिंसेस ऑफ एरागॉन से करी। अब हेनरी 8 तो वुमनाइजर, उसको जो है एन बोलियन, सुंदर सी एन बोलियन पसंद आ गई। तो उसने पोप से कहा कि शादी को, डिवोर्स के लिए कहा, लेकिन पोप ने मना कर दिया। तो हेनरी 8 ने खुद ही एक जो है एक्ट पास किया, जिसे हेनरी 8 ने सुप्रीमेसी, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1529 में पास किया और वो हेड ऑफ द चर्च बन गया। लेकिन एक बात सोचने की है, हेनरी 8 बहुत समझदार था। उसने अपना धर्म परिवर्तित नहीं करा कि जो प्रोटेस्टेंट्स कर रहे थे। ना तो वो कैथलिक था, ना वो प्रोटेस्टेंट था। इवन उसने तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको भी जो है जैसे जलवा दिया। अब धीरे धीरे इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन का है उद्धार, चर्च में, कि चर्च का उद्धार होना शुरू हो गया था। मतलब चर्च में उद्धार की बात की जाने लगी थी। अब इस चर्च में उद्धार की बात होती कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब तक हम अपने धर्म ग्रंथ को अपनी खुद की भाषा में नहीं पढ़ते, हमें नहीं पता होता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अब ये बाइबल का ट्रांसलेशन वाला जो किस्सा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, विलियम टिंडेल, इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करा, न्यू टेस्टामेंट को। फिर इनके ही स्टूडेंट थे जिनका नाम था माइल्स कॉवरडेल। वो व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्लीट बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो किया।
तो बाइबल के ट्रांसलेशन का और रिफॉर्मेशन का क्या संबंध है? जैसे मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन युग में केवल थियोलॉजी पर और जो पोप ने कह दिया उस पर माना जाता था, यहाँ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को माना जाने लगा। यहाँ बाइबल में लिखी हुई बातों को माना जाने लगा, ना कि केवल जो अपने आप को सो कॉल्ड गॉड के एजेंट्स बनते थे उनकी बातों। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ जो है वो लिख के बताती हूँ। आई होप कि ये लेक्चर की में जो मैंने बातें कही वो तो मैंने हिंदी में बोली। अब नोट्स जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं जो इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं कि कहते हैं कि हम बाकायदा लेक्चर्स के नोट्स बना रहे हैं, तो बस अब आप लोगों की यहाँ तक जो मैंने कहानी सुनानी थी वो मैंने सुना दी। अब मैं नोट्स जो है वो आपको बनवा रही हूँ, लिख लीजिए। और एक और चीज़, प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट ना खुद भी कीजिए, जैसे मैं एफर्ट कर रही हूँ आपके लिए, आप भी कीजिए। जो भी मैं नोट्स आपको बनवाती हूँ थोड़ा सा इसमें और जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स मैं करवा रही हूँ, आप बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश कर रही हूँ। बस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम बहुत लंबा लेक्चर नहीं ले सकती क्योंकि बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इतना जो है जहाँ तक मैं कर सकती हूँ थोड़े से पॉइंट्स आप लोग अपने आप भी कर लीजिए। ग्रामर का लेक्चर भी जल्द ही जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी, बस टाइम शेड्यूल सेट कर लूँ फिर उसके बाद आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। चलिए नोट्स जो हैं बनाना शुरू करिए। रेनेसांस means rebirth, human spirit was reborn. The interest in the culture and civilization of ancient Greece and Rome brought Renaissance. It's a French word. The study of, ये काफी important point है, the study of Greek and Roman literature is called, माफ़ कीजिएगा आज ज़रा हाथ में दर्द है तो राइटिंग इतनी सुंदर नहीं आ पा रही है। वैसे तो मुझे पता नहीं मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है या नहीं है, लेकिन मतलब मेरे हाथ में दर्द होने की वजह से मैं इतना साफ जो है वो नहीं लिख पा रही हूँ। चलिए पहले लिख देती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे। इटली वॉज द होम ऑफ रेनेसांस। Dante was the last representative of medieval ages. Petrarch and Boccaccio were among the earliest of humanists. तो चलिए पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए और उसके बाद इसी को जो मैंने लिखवाया है फिर से एक बार समझा देती हूँ कि रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है। इसे रेनेसांस जो है वो प्रोनाउंस करते हैं,
माफ़ कीजिएगा अगर आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ इसको किसी और ने कुछ और बता रखा हो। इट इज़ प्रोनाउंस्ड रेनेसांस और इसका मतलब होता है फ्रेंच वर्ड रीबर्थ। किस चीज़ का रीबर्थ? नॉलेज, लर्निंग का रीबर्थ। अरे इंसान की आत्मा का रीबर्थ, वो आत्मा जो अब तक धर्म की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। ह्यूमन स्पिरिट का पुनः जन्म हुआ। The interest in the culture and civilization of ancient Greece and Rome, ग्रीस एंड रोम के कल्चर में जो इंटरेस्ट लोगों को पैदा हुआ, इटालियंस को बेसिकली, वो लेकर आया रेनेसांस। द स्टडी ऑफ ह्यूमनिज्म किसे कहते हैं? एंशियंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर की स्टडी को ही क्या कहा जाता है? ह्यूमनिज्म। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म? अरे भगवान की स्टडी, बेड़ियों में जकड़ी हुई धर्म परंपराओं के बारे में नहीं, इंसान को पढ़ो, इंसान पर ध्यान दो। दैट इज नोन एज ह्यूमनिज्म। इटली जो था वो होम ऑफ रेनेसां, और उसमें भी कौन सा? इटली में भी फ्लोरेंस जो है वो होम ऑफ रेनेसांस। दांते लास्ट रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपको बताया क्योंकि उसने हेवन हेल वही थियोलॉजिकल चीज़ों के बारे में बताया है। और उसके बाद आए पेट्रियार्क, बोकैचियो जिन्होंने लव पोएम्स और ये सब लिखी। तो इन्हें जिन्होंने ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन फीलिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करा, इसीलिए उन्हें कहा जाता है अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमनिस्ट। अगर आपने लिख लिया हो तो मुझे बता दीजिए, मतलब कि कमेंट सेक्शन में करके। कई बार ऐसा होता है वो लाइव की इतनी आदत पड़ जाती है ऐप पे देते देते कि कब बता दीजिए बोल देती हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए इसको अब मैं मिटा रही हूँ। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं। Most famous productions in Italy are Ariosto's Orlando Furioso। पहले इसी के बारे में, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। इटली के जो रेनेसांस के दौरान जो सबसे फेमस जो हैं वो जो प्रोडक्शंस हैं, वो सबसे पहले ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, एरिस्टो के, इटालियन राइटर एरिस्टो, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत वैसे नहीं है किसका है, फिर भी मैं लिख देती हूँ, शेक्सपियर। ओके जी। उसके बाद जो दूसरा वर्क है टैसोस, Jerusalem Delivered. It's one of the most important poems. The next one is Bandello's Tales. ये एक इटालियन राइटर थे, सैनिक भी थे। 214 के अराउंड इन्होंने नॉवेल्स लिखे, और इन्होंने बैंडलोस टेल्स में काफ़ी सारी जो ये है, इसमें शेक्सपियर ने काफ़ी सारा जो अपने प्लेज हैं वो सोर्स जो है वो बैंडलो के टेल्स में से लिया। आप कौन कौन से लिए हैं मैं आपको बता देती हूँ। सिम्बेलीन, रोमियो एंड जूलियट। ये क्वेश्चंस हैं जो बड़े कॉमन होते हैं। एंड ट्वेल्थ नाइट। The source of these plays is Bandello's Tales। ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट वन जो आगे बढ़ते हैं, फिर है आपका सिंथियो। और ये सिंथियो का है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है कि सिंथियो का है 100 टेल्स। 100 टेल्स, और जिसे
हेकेटोमिथी भी कहा जाता है, और ये सोर्स है शेक्सपियर के ऑथलो एंड मेजर फॉर मेजर का। ऑथलो एंड मेजर फॉर मेजर का, बहुत छोटा पड़ जाता है, क्या करूं। ऑथलो एंड मेजर फॉर मेजर का सोर्स है। अब इसी का नाम मैं आपको बताती हूँ कि जिससे कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि तो जो मैंने आपको बताया कि भाई रेनेसांस अगर इटली में आया था तो हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड एज वेल, तो इसीलिए हमने उसको उससे कनेक्ट कर लिया। हमें स्मार्ट पॉइंट्स ढूंढने होते हैं कि हम उन स्मार्ट पॉइंट्स को जैसे ही सामने क्वेश्चन दिखे और हम उन क्वेश्चंस को जो है वो अब एकदम से जो है वो बता दें। देखिए, मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो मेरे चैनल पर आकर मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आप खुद देखिए कि मैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स खुद बनाती हूँ, नोट्स पहले और फिर लिख रही हूँ। ऐसा नहीं है किसी किताब में से उतरवा रही हूँ, लेकिन लोग जो हैं वो मुझे मेरे चैनल पे आकर ऊट पटांग और बदतमीजी कर रहे हैं। कल बहुत काफ़ी कुछ 2-4 लोग ने घटिया कमेंट्स भी करे। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों जो है वो लोग कर रहे हैं। इससे दूसरे का एक जो है वो विश्वास टूटता है। मगर अगर ऐसा वो सोच रहे हैं मेरे बारे में तो मेरे पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डू वट एवर यू वॉन्ट टू। जो अगर मुझसे चिढ़ने वाले हैं तो मुझे प्यार करने वाले भी हैं, तो ऑब्वियसली जिनको इससे फ़ायदा मिलेगा वो उस पर जो है उसको पसंद करेंगे, और जो चिढ़ रहे हैं चिढ़ते रहें, इट्स देयर विश। ये लिख लीजिएगा। तो कैसे हमने इटली के रेनेसांस को के बारे में बताया कि जो इटली में रेनेसांस के दौरान जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उन्होंने जो वर्क्स लिखे, उन वर्क्स का प्रभाव इंग्लैंड में कैसे जो है वो हुआ, तो ये देख लीजिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो मुझे आपको बताना था कि सिंथियो उसका निकनेम है जियोवनी बतिस्ता जिराल्डी का, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ये देखिए, पहले इसे सबको मिटा देती हूँ। देखिए, जियोवनी बतिस्ता जिराल्डी, जिन्होंने ही हेकेटोमिथी लिखी है, और ये एक पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, और इन्हीं का निकनेम है सिंथियो। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सिंथियो अलग है, जियोवनी बतिस्ता जिराल्डी अलग हैं। ये दोनों लोग एक ही हैं और इनका निकनेम है। और इन्होंने जो है जो ये वर्क लिखा है हेकेटोमिथी या 100 टेल्स, इसी से शेक्सपियर ने ऑथलो और मेजर फॉर मेजर के लिए सोर्स जो है वो लिया है। चलिए, इसके बाद अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। रेनेसांस इन इंग्लैंड। It began with the accession of Henry VII in 1485। बड़ा समझदार राजा था वैसे जो हेनरी 7 था। इसने बड़ी समझदार शादियां जो है वो करवाई। उसने अपने बेटे हेनरी 8 की शादी करवाई स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एरागन से। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेनरी 8 जो कि उसका बेटा था, हेनरी 8 गॉट मैरिड और उसकी वाइफ का नाम था प्रिंसेस ऑफ एरागन। लेकिन चूंकि वो उसे एक मेल एयर नहीं दे पाई थी, तो उसने शादी उसको करनी थी शादी खूबसूरत एन बोलियन से,
और इसके लिए उसने पोप से कहा कि उसको जो है डिवोर्स का अधिकार दिया जाए। जब पोप ने नहीं माना तो उसने कहा मत दो। उसने ही पास्ड द सुप्रीमेसी एक्ट इन 1529 and became the head of the church। अब ये हेड ऑफ द चर्च से ही शुरू होता है, बाइबल का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। इन 1529 एंड बिकेम द हेड ऑफ द चर्च, चर्च का हेड बन गया, यानी कि अब जो कानून वो बनाता उसे जो है वो माना जाता। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि ना तो वो कैथलिक था, ना ही वो प्रोटेस्टेंट था। अब आप सोच रहे हो कि कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं? दोज हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ पोप, कैथलिक्स, रोमन कैथलिक्स, और जो बाइबल को मानते हैं, जो उसमें एक छोटा सा उसका हुआ है, हालांकि इसका काफ़ी एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। तो जिन्होंने प्रोटेस्ट करा, बाइबल को जो मानते हैं उनको प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है। लेकिन ये ना तो जो है एक कैथलिक था और ना ही ये प्रोटेस्टेंट था। अब इसके बाद हम लोगों को आगे जो बढ़ना है वो इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन का क्या सीन है वो देखेंगे। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए। और मैंने जैसा इसमें लिखा है कि ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, तो ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल के बारे में मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, लोगों ने पेपल अथॉरिटी यानी कि पोप की अथॉरिटी पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए थे। और 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर ने सब प्रोटेस्ट करा था चर्च के अगेंस्ट, यानी कि चर्च में सुधार लाए जाने जरूरी है। इंग्लैंड के चर्च में सुधार लाने के लिए विक्लीफ तो पहले बाइबल ट्रांसलेट करी, लेकिन इंग्लैंड में के चर्च में सुधार लाने के लिए जो बाइबल के ट्रांसलेशन है, यहाँ मैं लिख रही हूँ कि ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल, तो सबसे पहले इसमें ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल में हम नाम लेते हैं विलियम टिंडेल का। टिंडेल ने जो ट्रांसलेट करा न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट करा है, और उसमें भी उसकी मदद करी थी मार्टिन लूथर ने 1525 में। उसके बाद आपको पता है हेनरी 8 ने इसको अपोज किया था और चर्च ऑफिशियल्स ने भी इसे कंडेम किया था। नेक्स्ट वन इज विलियम टिंडेल के बाद आते हैं माइल्स कॉवरडेल। ये इन्हीं के स्टूडेंट थे और इन्होंने he became the first person to produce the first complete English Bible, 1535। उसके बाद 1537 में भी आई। अब इसे कहते हैं मैथ्यू बाइबल। अब ये मैथ्यू बाइबल क्या है, इसको पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। मैथ्यू बाइबल है क्या? ये टिंडेल का ही ट्रांसलेशन था जिसे कॉवरडेल के ट्रांसलेशन के साथ सप्लांट किया गया था। थॉमस मैथ्यू एक नाम था जो कि टिंडेल के द्वारा यूज़ किया गया था, और ये जो प्रिंट करी गई थी जॉन रॉजर्स के द्वारा इसको जो है वो प्रिंट किया गया था। तो मैथ्यू बाइबल
जिसे कहना चाहिए कि ये मैथ्यू बाइबल जो है, इसको शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं मैथ्यू बाइबल को, और प्रिंटेड बाय जॉन रोजर्स। और फिर यहाँ पर 1539 में आते हैं टॉमस क्रैनमर। टॉमस क्रैनमर ने, जो कि देखिए 1539 में टॉमस क्रैनमर ने, ये मैंने अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बना रखे हैं, कल को कोई यूँ कह दे किताब ले लेके पढ़ रही है तो ये नोट्स बना रखे हैं, डेट्स याद नहीं रहती हैं कभी कभी, तो उसके लिए आपको बता रही हूँ। फिर 1539 में टॉमस क्रैनमर, जो कि आर्क बिशप थे आर्क बिशप यानी कि मुख्य जो बिशप थे कैंटरबरी के, उन्होंने माइल्स कॉवरडेल को हायर किया था हेनरी एट्थ के कहने पर, और पे ग्रेट बाइबल को पब्लिश किया गया था। ये फर्स्ट इंग्लिश बाइबल ऑथराइज्ड बनी थी पब्लिक यूज़ के लिए, जो कि टॉमस क्रैनमर के भाई माइल्स कॉवरडेल की ही बाइबल को पब्लिक यूज़ के लिए 1539 में पब्लिक यूज़ के लिए बनाया गया, मतलब उसको इशू कर दिया गया था कि भाई हाँ भाई पब्लिक अब इस बाइबल को पढ़ सकती है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आ गई थी, क्रैनमर के कहने के बाद ये बाइबल जो है वो पब्लिक यूज़ के लिए आई थी। तो होप यू लाइक द लेक्चर। मेरे हिसाब से तो ये इंफॉर्मेटिव है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।